नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और देखिए रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो जागते रहो का। अब चलिए शुरुआत करेंगे खबरों के सिलसिले की। खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला कहां से शुरू होगा? दुनिया के तमाम देश और उनकी चिंताओं को किनारे करते हुए रूस यूक्रेन में घुस गया। इससे पहले उसने यूक्रेन के 2 और टुकड़े कर दिए, दोनेत्स्क और लुहांस्क। इन दोनों इलाकों को रूस समर्थित विद्रोहियों ने पहले ही अलग पीपल्स रिपब्लिक घोषित कर दिया। अब सवाल यह है कि अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश क्या करेंगे? बात करेंगे इस पर। अच्छा, यूक्रेन संकट पर चल रही सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने मंगलवार को कहा कि सभी पक्ष इस मामले पर संयम बरतें। भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी सबसे बड़ी चिंता यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा है और इसे सुनिश्चित करने के लिए भारत ने मिशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा और क्या है भारत का धर्म संकट, ये भी समझेंगे। फिर आ जाएंगे पूर्वांचल, बताएंगे आपको क्या है बीजेपी का वहां पर प्लान। पीएम मोदी क्यों खुद संभाल रहे हैं कमान? पूर्वांचल में भगवा फहराने के लिए पीएम मोदी करीब 3 दर्जन रैलियां करेंगे और इसके लिए वो वाराणसी में 3 दिन का डेरा भी जमाएंगे। समझेंगे इस कवायद के मायने क्या हैं, पीएम को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। फिर साहब बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की, जिन्हें राष्ट्रपति बनाने का सच क्या है ये आपको बताएंगे। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए इसी साल जुलाई अगस्त में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा? विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार के नाम की चर्चा चल रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसके पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पुतिन वर्सेस बाइडेन की। क्या तबाह होगा यूक्रेन? रूस यूक्रेन महातनाव से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। यूक्रेन के लुहांस्क और दोनेत्स्क में रूसी सेना घुस गई। पुतिन ने 13 घंटे पहले स्वतंत्र देश घोषित किया था। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए पुतिन ने इसे जरूरी बताया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हम जो हैं वो डरने वाले नहीं हैं, दुनिया ये समझ ले। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि हम सीमाओं से समझौता नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग इस बीच बुलाई है। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि यूक्रेन और रूस का तनाव किस मोड़ पर है और इस मोड़ से कहां जाएगा। रूस ने उठा लिया है बहुत बड़ा कदम। पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही इलाके दोनेत्स्क और लुहांस्क को दे दी है आजाद देश की मान्यता। रूस ने कर दिया ऐलान कि अब दोनेत्स्क और लुहांस्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा रूस। रूस ने यूक्रेन से 2 टूक कह दिया है कि अब दोनों इलाकों पर गोलाबारी बंद कर दें, क्योंकि रूसी सेना अब दोनेत्स्क और लुहांस्क की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभालने जा रहा है। रूस के इस दुस्साहस से तिलमिला गए हैं पश्चिमी देश और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। आइए अब आपको बताते हैं कि राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति पुतिन ने क्या क्या कहा।
रूस को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। पश्चिम के देशों ने नाटो का विस्तार कर दबाव बनाया। यूक्रेन परमाणु हथियार तैयार करने की कोशिश में है। यूक्रेन से रूस के लिए खतरा बढ़ गया है। बिल क्लिंटन ने रूस को नाटो में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। शीत युद्ध की मानसिकता के चलते अमेरिका ने ध्यान नहीं दिया। रूस की ताकत के चलते अमेरिका ने रूस को नाटो में जगह नहीं दी। अमेरिका को कमजोर देशों की जरूरत है। रूस को सुरक्षा के लिए भरोसे की जरूरत है। В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. रूस की तरफ से आजाद देश घोषित होने के बाद डोनेस्क और लुहांस्क में पिछले 8 साल से कब्जा जमाए बैठे रूसी विद्रोहियों को अब रूस की पूरी मदद मिलेगी। यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब सीमा पर तैयार बैठी इन फौजों को अब कोई नहीं रोक सकता। ये देखिए 20 फरवरी को ली गई सैटेलाइट की ये तस्वीरें। ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन को चारों तरफ से घेर कर रखा है। सैटेलाइट की ये तस्वीर बता रही है कि कैसे पित्ती सा यूक्रेन मेमने की तरह शेर के बाड़े में फंस गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका का रुख क्या है, आइए वो भी आपको बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान कि पुतिन यूक्रेन पर हमले का फैसला कर चुके हैं। टैंक आगे बढ़ाना यही जाहिर करता है। रूस के लड़ाकू विमान आसमान नाप रहे हैं। अमेरिका हमला रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका हर मिनट हमला रोकने में लगा है। Russia's President Vladimir Putin announced that Russia will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory. अब युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन 24 फरवरी को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन G7 के नेताओं से वार्ता कर रहे हैं ताकि रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए जा सके। लेकिन यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगाने में जल्दबाजी दिखाने को राजी नहीं है। सवाल ये है कि अमेरिका रूस पर शर्तें थोपने के लिए जितना उतावला है, वो उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए वैसी कोशिश क्यों नहीं कर रहा। दुनिया अमेरिका से जानना चाहती है कि जब शीत युद्ध के समय बनी वारसा संधि खत्म हो सकती है, तो फिर नाटो का विस्तार क्यों नहीं रोका जा सकता। क्यों वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए उसकी घेराबंदी करना चाहता है। यूरोपीय देशों की चिंता यह है कि वो ऊर्जा स्रोतों के लिए रूस पर निर्भर हैं, तो फिर नाटो का हुआ खड़ा करके मॉस्को की चिंता को वो क्यों बढ़ा रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ऐसी कोशिशें यूक्रेन संकट और उलझता जाएगा और रूस दुनिया के लिए चिंता बन चुके आक्रामक चीन की तरफ पूरी तरह से चला जाएगा और ऐसे में अमेरिका की सारी कूटनीति धरी की धरी रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इस तनाव का पूरा ठीकरा जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों पर फोड़ दिया है। पुतिन का आरोप है कि अमेरिका और नेटो की महत्वाकांक्षा के चलते ही यूक्रेन बन गया है युद्ध का मैदान। Вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Объявляя о принятых сегодня решениях, уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Благодарю вас. И то, почему это так важно для нас, для России. Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. И сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении. 2 इलाकों में रूस के घुसने के बाद इस पूरे मामले को भारत के रक्षा विशेषज्ञ कैसे देखते हैं, उनकी नजर में अब आगे की क्या आशंका है, आइए समझते हैं, क्योंकि यह समझना भारत के नजरिए से बहुत जरूरी है। अपने देश को एड्रेस करते समय 2 स्टेटमेंट दी। एक उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन के 2 हिस्से हैं, डोनेट्स्क, लुगांस्क, उनको इंडिपेंडेंस घोषित किया, और दूसरा उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है वो एक अमेरिकन कॉलोनी की तरह है और वहाँ पे एक पपेट रजीम है। ये तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं बड़ी स्कैरी हैं, इससे कुछ भी हो सकता है। इस समय तो इसने ये 2 कॉलोनी जो हैं जहाँ रशियन सेपरेटिस्ट थे, इनको इंडिपेंडेंट घोषित किया है और साथ ही साथ हुक्म दे दिया है रशियन ट्रूप्स को टू मूव इनटू दीज एरियाज, ताकि वो वहाँ पे पीस कीपिंग कर सके। लेकिन अगर रशिया के इरादे आगे भी जाते हैं तो युद्ध तो अवश्य होगा, और ये बहुत ज़बरदस्त खतरा होगा पूरे यूरोप के लिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस माफी की स्थिति कभी नहीं आई। जो बाइडेन जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ तौर पे कहा था अगर रशिया किसी भी हालत में कोई छोटी या बड़ी कार्रवाई करता है यूक्रेन में तो उसके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। लेकिन अभी उसने इन 2 एन्क्लेव्स को इंडिपेंडेंट घोषित किया है और रशियन ट्रूप्स को मूव इन करना शुरू कर दिया है। रशिया के खिलाफ कोई भी अभी तक सैंक्शन नहीं लगाई गई, लेकिन सैंक्शन लगाई गई हैं इन 2 प्रोविंसेस के अगेंस्ट, और साथ ही साथ कुछ रशियन प्रॉपर्टीज को भी अटैच किया गया। रूस यूक्रेन को निपटाने पर आमादा है। बिना नेटो देश के रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने खड़ी हो जाएं, तो आइए देखते हैं दोनों में कितना दम है। देखिए, रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं तो यूक्रेन के पास आधे से भी कम, 11 लाख। रूस ने 1511 फाइटर प्लेन लगा रखे हैं तो यूक्रेन के पास मात्र 98 लाख फाइटर प्लेन है। फाइटर हेलीकॉप्टर की बात कीजिए तो रूस के पास 1544 हैं और यूक्रेन के पास कितने होंगे नहीं बता पाएंगे आप, 34। टैंक रूस के पास 12,240 हैं और यूक्रेन के पास 2,596। बख्तरबंद गाड़ियां रूस के पास 30,122 हैं, यूक्रेन के पास 12,303। तोपखाना रूस के पास 7,571 है तो यूक्रेन के पास 2,040। अब जाहिर है रूस के सामने यूक्रेन पिद्दी सा है, वो एक झटके में अजगर की तरह यूक्रेन को निगलने का दम रखता है रूस। जी हां, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्रों को आजाद के रूप में मान्यता देने का रूस का निर्णय यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ने इसे यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला बताया है। President Vladimir Putin announced that Russia will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory of Ukraine, an area controlled by Russia's proxies since 2014. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are. In doing so, he has put before the world a choice. We must meet the moment and we must not look away. History tells us that looking the other way in the face of such hostility will be a far more costly path. Russia's clear attack on Ukraine's sovereignty and territorial integrity
is unprovoked. It is an attack on Ukraine's status as a UN member state. It violates a basic principle of international law, and it defies our charter. इस पूरे मामले में भारत के सामने कितना बड़ा धर्म संकट है, यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका के साथ भारत का रोजगार जो है, कारोबार जो है, वो 146 अरब डॉलर का है। जी हां, तो रूस के साथ 9.31 अरब डॉलर का व्यापार है। अमेरिका भारत का दूसरा रक्षा सहयोगी है, तो रूस सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर है हमारे लिए। अमेरिका के साथ हथियार खरीद में 14% हिस्सेदारी है, तो 2020 में भारत ने रूस से 50% हथियार खरीदे थे। अमेरिका के साथ भारत का रक्षा व्यापार 21 अरब डॉलर का है, तो रूस के साथ रक्षा व्यापार 15 अरब डॉलर का है। यानी दोनों ही भारत के लिए बहुत जरूरी है। यूक्रेन संकट पर भारत के बाजार पर कितना असर होगा, अब यह समझते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। डाउन ट्रेंड में ही है, कभी अप हो जाता है, 1000-2000 पॉइंट ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो आज भी मार्केट सुबह में करीब 1200 पॉइंट नीचे खुला सेंसेक्स, और देखते ही देखते करीब 1 घंटे के बाद उसमें 50% तक रिकवरी आई। अगेन फिर से नीचे मार्केट गया है, अभी करीब 900 के आसपास डाउन है। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि मार्केट में मंदी का दौर रहा है, और काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में मंदी छाई हुई है। उसका कारण कोई अंडरलाइंग हमारी इकोनॉमी नहीं है, ना ही हमारे कॉर्पोरेट के परफॉर्मेंस पे से कुछ लेना देना है, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो कि यूरोप में ख़राब होते जा रहा है, उस वजह से गिर रहा है मार्केट। और आज उसमें जब मार्केट खुला तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा से सेंसेक्स डाउन था। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 700 पॉइंट से कुछ नेगेटिव है। देखिए, आपको बता दें कि यूक्रेन संकट के बीच भारत ने छात्रों और भारतीयों को लाने के लिए आनन फानन में एयरलिफ्ट शुरू कर दिया है, और कुछ ही देर में एयर इंडिया का विमान यूक्रेन से भारत भी आने वाला है। अब देखिए, आपको बता दें, एयर इंडिया का विशेष विमान है AI 788, सुबह 7:40 पर रवाना हुआ। एयर इंडिया का विमान रात 10 बजे भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचेगा, यानी अब से कुछ ही देर के बाद। फरवरी में 2 और उड़ानों का संचालन किया जाएगा। दूसरी फ्लाइट 24 फरवरी को और तीसरी 26 फरवरी को यूक्रेन के लिए उड़ान भरेगी। भारतीय दूतावास पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुका है इस सिलसिले में। सभी भारतीय छात्रों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह पहले दी जा चुकी है। अब आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को लेकर भारत ने कहा है कि बातचीत के जरिए ही हल निकाला जाना चाहिए। राज्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, विदेश राज्य मंत्री मनीषा लेगी। मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात जिस बात करें यूक्रेन में जो क्राइसिस है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। यूक्रेन का जो है वो एडवाइजरी हमारी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है, और उस एडवाइजरी को लोग फॉलो करें बिना पैनिक के। तो क्या लग रहा है, जिस हिसाब से स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह करेंगे? क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं यूएस की तरफ से? जॉय बाइडेन भी कह रहे हैं कि हम और इंडिया भी जो है पीस टॉक के लिए सपोर्ट कर रही है। लेकिन इंडिया ने अपने लोगों के शांतिपूर्ण रूप से बहाल करने के लिए एडवाइजरी जारी की है, और अधिक से अधिक लोग उस एडवाइजरी के अनुसार चलें, और पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो मीनाक्षी लेखी हैं जो साफ तौर पर कह रही हैं कि एडवाइजरी जो जारी की है भारत सरकार ने, उसके एडवाइजरी चलें तो बेहतर होगा। कैमरामैन अंकित त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रूस यूक्रेन संकट पर हमारी पैनी नजर इसी तरह बनी रहेगी। खबर और खबर के पीछे की खबर आपको बताते रहेंगे। भारत के मुतालिक हर अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि खबर अभी बाकी है, इसीलिए जरूरी है कि जागते रहो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर कुछ और अहम खबरें और उनके पीछे की खबर बताने आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, यूपी में कल 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। इस बीच अगले चरण के लिए सियासी दलों की जोर आजमाइश भी जारी है। बीजेपी ने पूर्वांचल फतेह करने का प्लान तैयार किया है, तो विपक्षी दल भी अपने अपने समीकरणों के साथ वोटर्स को साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि पूर्वांचल की डगर जो है वो यूपी की सत्ता तक जाती है। आपको बता दें, यूपी के 5वें चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होना है। पीएम मोदी ने बहराइच में चुनावी रैली की और जनसभा को संबोधित किया। महाराजा सुहेलदेव की धरती पर पीएम ने विरोधियों पर निशाना साधा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतापगढ़ में जनसभा की और अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। शाह ने कहा कि अखिलेश अच्छे गेंदबाज नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जनसभा की और बीजेपी पर पलटवार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी संत कबीर नगर में चुनावी रैली की और दिल्ली के स्कूलों का हवाला देते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। होता है जब अपने स्वार्थ के लिए गौर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती है। 2017 से पहले बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के लोगों ने भी बहुत भेदभाव झेला। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुल टॉस डाल दे तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो। इधर हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और हर वर्ग को धोखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में ढेरों नए स्कूल बनाए हैं। यहाँ पे योगी जी ने कितने स्कूल बनाए 5 साल में? एक भी नहीं बनाया। दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं जहाँ पे गरीबों के, अमीरों के, एक जज का, एक अफसर का, रिक्शे वाले का और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई साहब, 70 साल में भी इन पार्टियों ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। देखिए, कहते हैं कि पूर्वांचल जीत लिया तो यूपी की सत्ता तक पहुंचने की राह सुनिश्चित हो गई। कम से कम पिछले 3 चुनाव तो इसी बात की तस्दीक करते हैं। लिहाजा बीजेपी पूर्वांचल में पिछली जीत को दोहराने में जुट गई है। क्या है बीजेपी का पूर्वांचल प्लान, ये आपको बताते हैं। देखिए, पूर्वांचल पर बीजेपी की खास नजर है। पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा भगवा फहराने का बीजेपी का प्लान है। पार्टी के शीर्ष नेता पैनी नजर रख रहे हैं पूर्वांचल की स्थिति पर। बाकी 3 चरणों के लिए माइक्रो लेवल प्लान तैयार किया गया। पीएम मोदी खुद कमान संभाल रहे हैं, देखा आपने। पीएम मोदी करीब 3 दर्जन रैलियां भी करेंगे। अभी वाराणसी में पीएम 3 दिन डेरा डालेंगे। पूर्वांचल फतेह के लिए वाराणसी बना बीजेपी का हेडक्वार्टर। जी हां, विधानसभा स्तर पर प्रमुख नेताओं की सभाएं होनी है। मंडलों के हिसाब से गली मोहल्लों में चुनाव प्रचार होना है। घर घर संपर्क पर रहेगा खास फोकस बीजेपी का। ये पूरा प्लान तैयार किया गया है पूर्वांचल साधने के लिए। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए किसकी? असदुद्दीन ओवैसी की। हम आपको ओवैसी का खास इंटरव्यू सुनाएं, उससे पहले थोड़ा उनके बारे में समझ लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एमआईएम चीफ ओवैसी का भाषण आप यूपी में जब भी सुनेंगे आपको इसका फ्लो मिलेगा, उसका एक पैटर्न मिलेगा। सबसे पहले उसका फ्लो आपको बताते हैं कि आखिर में कहना क्या चाह रहा हूं। क्या कहता है ओवैसी का भाषण? मुसलमानों की अनदेखी, है ना। अब देखिए, मुसलमानों ने जिसे वोट दिया धोखा मिला, खुद को वोट कटवा नहीं मानते ओवैसी। बीजेपी और संघ को हमेशा वो निशाने पर लेते हैं। मुसलमानों को ताकत का एहसास कराते हैं कि भाई तुम कमजोर नहीं हो। साफ है कि पूरे देश में चुनाव के जरिए ओवैसी अपनी छवि मुसलमान नेता के तौर पर गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं।
अब ये समझना जरूरी है कि ओवैसी मुसलमानों के दिल में जगह बनाने के लिए यूपी में क्या रणनीति अपना रहे हैं। यूपी में ओवैसी की रणनीति क्या है? खुद को मुसलमानों का सबसे अच्छा नेता वो मानते हैं, खुद को मोदी योगी का सबसे बड़ा विरोधी साबित करना चाहते हैं, करते भी हैं। एसपी बीएसपी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं वो। इसमें कोई शक नहीं है कि ओवैसी की ऐसी बातों को सुनने के लिए उनकी सभाओं में भारी भीड़ जमा होती है, क्योंकि अच्छे ऑरेटर हैं। उनका कहने का अंदाज इतना निराला है कि मीडिया के वो चहेते हैं। उनका हर बयान मीडिया में स्थान पाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक खास तरीके से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी एक शैली है। ओवैसी के भाषण में रहते तो मुसलमान ही हैं फोकस में, लेकिन सवाल यह है कि यूपी का मुसलमान अगर ओवैसी को वोट देगा तो फिर सपा और बसपा और कांग्रेस का क्या होगा? अभी तक के चुनाव का आकलन करें तो यूपी के मुसलमान वोट जो हैं लगभग सेट हैं कि उन्हें किसे वोट करना है, ये भी वो जानते हैं। देखिए, आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। एसपी 50 से 60% मुसलमान वोट ले जाती है पार्टी। अगर बीएसपी की बात करें तो आप समझिए बीएसपी को 15 से 20% मुस्लिम वोट करते हैं। कांग्रेस की बात करें तो 5 से 10% बचे खुचे मुसलमानों को का वोट जो है वो कांग्रेस को आता है, जो सपा से बसपा से बच जाते हैं। अब जानकार कहते हैं कि मुसलमान अपने वोट खराब नहीं करते, वो उन्हें ही वोट करते हैं जिससे एक खास पार्टी को नुकसान हो। अब अगर इनमें से वोट बट गए तो ओवैसी को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन एक पार्टी विशेष को फायदा हो सकता है। अब ऐसे में लोग उन्हें भगवा ब्रिगेड का एजेंट भी ठहरा देते हैं कि भाई ये तो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। ओवैसी के साथ इंडिया न्यूज की खास बातचीत आपको अब दिखाते हैं। उससे पहले आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा दिखाना बहुत जरूरी है ताकि आप जान सकें कि यूपी में ओवैसी जनाधार के मामले में कितने पानी में। देखते हैं 2017 का यूपी के चुनाव का आंकड़ा। यूपी में ओवैसी उम्मीदवार 38, जमानत जब्त हुई 37 की, कुल वोट मिले करीब 2 लाख। 2017 में बहुमुश्किल 2 लाख वोट जुटाने वाले ओवैसी ने इस बार यूपी में 100 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। आइए अब उनसे सीधे जानते हैं कि यूपी को लेकर ओवैसी का प्लान क्या है। प्रयागराज में प्रचार कर रहे ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा के साथ बनाए गए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। ओवैसी और बाबू सिंह कुशवाहा से हमारे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की है और साथ ही उनकी रैली में क्या कुछ चल रहा है इसका जायजा भी लिया है। जरा देखिए। सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। हम पहुंच गए हैं फाफा माओ विधानसभा, जहां पे प्रचार करने आए हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी जी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी। जैसे आप देख सकते हैं बहुत तादाद में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं फाफा माओ विधानसभा में। प्रयागराज के लोग हैं यहाँ, कुंडा के लोग हैं यहाँ। ओवैसी जी, जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है, यहाँ कैसे रिस्पांस मिल रहा है आपको प्रयागराज जिले में, प्रतापगढ़ जिले में और फाफा माओ में? फाफा माओ में जन अधिकार पार्टी के ज्ञान प्रकाश साहब प्रत्याशी हैं और हम और बाबू सिंह कुशवाहा साहब पिछले कई हफ्तों से मिलकर चुनाव में जनसभाओं को मीटिंगें कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। आज इलाहाबाद में मुख्तलिफ विधानसभा में हम लोग गए, बेहतरीन आवाम का रिस्पांस है, अच्छा परफॉर्मेंस होगा इंशाल्लाह। प्रचार के शुरुआत में आपके साथ एक वाकया हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, क्या आपको लगता है उससे लोग जो हैं वो और भावुक हो गए हैं और इमोशनल हो गए हैं आपकी सुरक्षा को लेकर? देखिए, मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। मैं अपनी जान बचाने के लिए या अपनी अहमियत जताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हम और कुशवाहा साहब मिलकर और दीगर बिंड समाज के, कश्यप समाज के जो पार्टीज हैं, हमने ये परिवर्तन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया ताकि जो कमजोर मजलूम है उनको इंसाफ मिल सके। तो ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। हमारी जान आज है, कल सबको जाना है, मगर सबसे अहम मुद्दा ये है ना, हम ये पब्लिक से ये कह रहे हैं कि भाई ये हुआ इसलिए हम कोर्ट दो। हम ये कह रहे हैं हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम पर ये हमला किया गया। क्या आपको लगता है कि ये जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, अभी मैं कुशवाहा जी से भी बात करूंगा, मुसलमान वोट का और बैकवर्ड वोट का, ये एक काफी गेम चेंजर साबित हो सकता है? नहीं, यकीनन। देखिए, हम कुशवाहा साहब के साथ जब आए हैं, ये सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि हमारी पूरी कोशिश है और
हम आपसे कह भी रहे हैं, कुशवाहा साहब से भी कह चुके हैं कि हम आगे भी रहेंगे, चाहे वो 24 हो, 27 हो, 29 हम साथ रहेंगे, क्योंकि जब तक वंचित समाज, पिछड़ा समाज, कमजोर समाज, अल्पसंख्यक समाज एक नहीं होगा और हिस्सेदारी की लड़ाई साथ नहीं लड़ेगा तो हमको हिस्सा नहीं मिलेगा, ना इंसाफ मिलेगा। अब समाजवादी, बसपा और बीजेपी जो है ये खुद एक या तो एक परिवारवाद की या फिर एक मखसूस आइडियोलॉजी की पार्टी बन चुकी जो इन तबकों से नफरत करती है। मगर समाजवादी पार्टी ये लगातार कहती है कि AIMIM को वोट देना, वोट जाया करना है। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव सबसे नाहल सियासतदान है। 2014 में वो इलेक्शन हार गए पार्लियामेंट का, 2017 में कांग्रेस के साथ मिले, फिर भी हार गए, 19 में बसपा से मिले, 65 लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत गई। तो एक आदमी 7 साल में 3 चुनाव हार चुका है, तो क्या भरोसा करेंगे? तो उनको वोट देना जाय होगा। भागीदारी परिवर्तन को वोट देने का मतलब ये है कि वंचित समाज को आप एक ताकत दे रहे हैं। आपकी लड़ाई भाजपा से है, बसपा से है, सपा से? हमारी लड़ाई उन तमाम पार्टी से है जो वंचित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, अति पिछड़ा समाज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं। तो हर एक से हमारा सबसे मुकाबला है, मगर ये लड़ाई हिस्सेदारी की कुशवाहा साहब की लीडरशिप में हम लोग लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हिजाब का जो वाकया भी हुआ है कर्नाटका में, वो भी एक इलेक्शन मुद्दा यहाँ बन चुका है और आपने माफी भी मांगी थी स्टेज से, वो क्यों मांगी थी? इसलिए आपका एक बयान आया था कि मुझे क्षमा करो। मैंने कहा किस लिए माफी चाहिए? आपको मिसकोट किया गया है। ना, क्या माफी चाहिए? देखिए, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहा है, छीन रहा है, दबा रहा है, तो फिर मुझे तो लड़ना पड़ेगा ना। ये किताब नहीं है, ये बताता है कि वंचित समाज को, पिछड़ा समाज को उनका हक मिलना चाहिए, तो इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। हिजाब मुद्दा भी यहाँ पे देखिए, हिजाब मुद्दा जो है एक फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, राइट टू चॉइस का। तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है तो उस पर बोलना जरूरी है। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प खबर बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर बताते हैं, और ये खबर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। राष्ट्रपति चुनाव की रेस में है क्या नीतीश कुमार? इस सवाल पर मुंबई से लेकर पटना तक चर्चा की जा रही है। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए इसी साल जुलाई अगस्त में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल यह है कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा। विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार के नाम की चर्चा चल रही है। खबरों के मुताबिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसकी रणनीति प्रशांत किशोर बना रहे हैं। इसी महीने इस पर कुछ बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार का इस पर क्या मन है। अब नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। इसी महीने केसीआर और प्रशांत किशोर की मुलाकात भी हुई थी। इसी मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से भी मिले थे। ये मुलाकातें क्या कहती हैं? हालांकि खुद नीतीश कुमार राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबर को खारिज कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश को मनाने का काम प्रशांत किशोर ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की भी जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की है। इस बीच केसीआर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन शिवसेना इससे साफ इनकार कर रही है। कहा जा रहा है कि केसीआर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत उम्मीदवार मानते हैं। उनका मानना है कि अगर नीतीश उम्मीदवार बनते हैं तो कांग्रेस भी उनको समर्थन दे सकती है। लेकिन आज जब नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। सबका तो हमारे कोई दिमाग में भी आइडिया नहीं। चलिए, आलोक मेहता साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे क्योंकि नीतीश कुमार ने तो, आलोक मेहता जी, जो बयान दिया है वो बहुत जरूरी है। उन्होंने खारिज किया है, लेकिन ये कहते हुए खारिज किया है कि मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं है। हमने कब कहा उनके दिमाग में ये विचार है? हम तो कह रहे हैं कि वो विपक्ष के तौर पर नॉमिनेट हो सकते हैं, विपक्ष उन्हें नॉमिनेट कर सकता है। तो आपका आकलन क्या कहता है इस मामले में?
क्योंकि अनुराग जी सब कुछ निर्भर करेगा उत्तर प्रदेश, पंजाब और ये जो 5 विधानसभाओं के चुनाव है, क्योंकि वो प्रतिपक्ष का उम्मीदवार तभी जीत सकता है, इसलिए नीतीश जी तो अभी कुछ कहेंगे नहीं। सब कुछ परिणाम में कितने विधायक किस पार्टी के जीत के आते हैं उसके वोट के हिसाब से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, और इसीलिए बार बार ध्यान दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी अभी देखिए उम्मीदवार तो वो एक वजह उन्होंने ले लिया, प्रशांत किशोर की दुकान ममता बनर्जी ने की तरफ से भी उनको बाहर काट दिया गया है, जो उन्होंने वहां भी लड़ाई कराने की कोशिश की, तो वो जाके सबसे मिलते रहते हैं। उनका काम पीआर का है, वो खुद अपने लिए कभी राज्यसभा चाहते हैं, कभी बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो वो एक अटकलें बढ़ाने के लिए, मिलने के लिए कोई मना करता नहीं है, क्योंकि वो उनका काम रहा है कि भाई मैं हिसाब निकाल के बताऊंगा आप कौन जीत सकता है। नीतीश कोई प्रशांत किशोर की वजह से, ममता बनर्जी उनकी वजह से, नरेंद्र मोदी उससे पहले बीजेपी का भी दावा किया था, पिछली बार चुनाव में तो अखिलेश या कांग्रेस को भी नहीं जिता सके थे ना। तो प्रशांत किशोर ये शगुफा छुड़वाते हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार के लिए मान लीजिए प्रतिपक्ष के कुछ लोग उनका नाम भी चलाएंगे कि भाई बीजेपी के साथ वो रहे, यदि उनका नाम चलाएंगे बीजेपी उनका साथ दे। तो यानी आपके कहने का मतलब ये है आलोक जी कि ये प्रशांत किशोर का छोड़ा हुआ शगुफा है, इसमें बहुत ज्यादा दम है नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे अधिक निर्भर करेगा कि अभी बीजेपी से उनकी थोड़ी टकराव चल रहा है, बीजेपी वहाँ के कारण उनके थोड़े मतभेद बढ़ रहे हैं, लेकिन इसलिए वो अपने आप को बीच में रखेंगे जब ऐसी स्थिति आए कि हाँ प्रतिपक्ष के पास बहुत अधिक बहुमत है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में नीतीश बाबू के केंद्र में भी आने की चर्चा थी, आप मनमुटाव भी बीजेपी से चल रहा है, तो क्या ये कमजोर नस दबाने की कोशिश है उनकी? उनकी कोशिश ये है कि मार्केट में बना रहे कि देखिए प्रतिपक्ष में भी मेरा, उनके लिए ये तो हितकर है, चाहे प्रशांत किशोर अपनी दुकान के आधार पर भी करे, लेकिन ये मार्केट में रहने से कि प्रतिपक्ष के लिए एक अच्छे उम्मीदवार उनको प्रतिपक्ष समर्थन करता है क्या। लेकिन आप ये बताइए ना, तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार को, हाँ या तो तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाए और कहें अपनी पार्टी के लोगों का, लेकिन जितनी कड़वाहट रही है ऐसी स्थिति में फिलहाल नहीं। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि भाजपा इतनी कमजोर दिखाई दे, वरना अन्यथा वो इस बार अब नहीं छोड़ेंगे। एक बार उन्होंने 2007-8 में मुझे कहा था कि मैं लालू यादव, मैंने एक इंटरव्यू में कहा था टीवी के, तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी लालू के साथ नहीं जाऊंगा। बाद में एक बार जाकर, ठीक है आलोक जी, मतलब ये बात तो निकली है, पर दूर तलक जाएगी या नहीं जाएगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम आलोक मेहता जी का इस आकलन के लिए। तो अभी इस खबर में कितना दम है भी या नहीं, ये कहने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हमें करना चाहिए। इंतजार आपको भी करना होगा, क्योंकि आज जागते रहो के एडिशन में इतना ही। अब कल रात 9 बजे आपसे खबरों को लेकर और खबरों के पीछे की खबर को लेकर के फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार।